Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandaria. Once again, welcome you all to the new subject that is called as Strategic Management and Corporate Finance. तो जैसे कि आप जानते हैं कि CS Executive and CS Professional के जो नए सिलेबस हैं 2022 में उन्हें लॉन्च कर दिया गया था, बट अभी 2023 में उनके मॉड्यूल्स लाए गए हैं। तो उसी में से एक पेपर ये है। इससे पहले आई थिंक ग्रुप 1 के अंदर आप देख चुके हैं जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस करके, उसका वो आपको क्लासेस मिल चुकी होंगी। उसके बाद उसी ग्रुप में ड्राफ्टिंग का पेपर भी है, उसी के अंदर कंप्लायंस का भी है जहाँ पे ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात करी जाती है, ना एक इलेक्टिव पेपर भी है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये ग्रुप सेकंड से है, यानी आप देखेंगे ग्रुप 1 में 4 पेपर्स हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, विच इज़ एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस एंड जो भी आप इलेक्टिव पेपर चूज़ करें। अब एक इलेक्टिव पेपर में जनरली ये रहता है कि भाई कौन सा पेपर हम चूज़ करें। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, हो सकता है आपको देखने से यहाँ से कुछ ऑप्शंस थोड़े अपीलिंग भी लग रहे हों, बट मेरी रिकमेंडेशन होगी विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन कि आप IPR ही चूज़ करें। इंस्टीट्यूट ने हमेशा से IPR पे फोकस किया है। बाकी सब्जेक्ट्स पहली बार हमें ऑप्शनल में इलेक्टिव में दिख रहे हैं, बट आई थिंक IPR हैज़ बीन इन दिस CS प्रोफेशनल फॉर मैनी ईयर्स। प्रॉब्ली मुझे लगता है 15 साल से तो IPR 3 टर्म के कोर्सेज तो मैं ही देख चुका हूँ जहाँ पे IPR को उन्होंने एक इलेक्टिव पेपर की तरीके से हमेशा रखा है। एंड सबसे अलग बात इसके अलावा ये भी है कि वो इजी है, पूरा थियोरेटिकल है। आपने पहले भी IPR के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो एक ब्रशअप हो जाता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है। एनीवे, फिलहाल आज जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप 2 का सबसे पहला पेपर है, पेपर नंबर 5 भी आप उसे कह सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस है, और उसके बाद बाकी 2 और पेपर्स हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट आखिरकार है क्या और कैसे ये अलग अलग 2 तरीके से टाइप से मार्क्स में डिवाइडेड है। क्योंकि नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो यानी जो आपकी बुक है, आपके जो नोट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, विच इज़ पार्ट ए एंड देन पार्ट बी। पार्ट ए के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, एंड दिस इज़ ऑफ 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का ये पार्ट है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि 60 मार्क्स का है। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आई एम श्योर आपने मेरी अगर प्रीवियस सब्जेक्ट की क्लासेस सुनी है, देखी है, तो वहाँ पे भी मैंने जहाँ जहाँ ऐसा लगा है वहाँ बोला है ये चीज़। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स, HR मैनेजमेंट, जो नॉर्मल मैनेजमेंट होता है, जो आप शायद कॉलेज वगैरह में आपने पढ़ा होगा, उस तरीके का कंटेंट मिक्स एंड मैच है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली BCom जैसा कोर्स यहाँ डाल दिया गया है, बट आप ये जब इसको पढ़ेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं, माइक्रो मैक्रो लीडरशिप की, स्वॉट एनालिसिस, पैस्टल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट मानी जाती हैं। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। अदर देन दैट, कॉर्पोरेट फाइनेंस कहने के लिए एक नया सेगमेंट है और मेजॉरिटी मार्क्स होल्ड करता है यहाँ पे, बट इससे पहले जो CS प्रोफेशनल का सिलेबस रह चुका है, वहाँ पे एक 100 मार्क्स का पेपर था जिसको आप बोलते थे कॉर्पोरेट फंडिंग। टेक्निकली नाम तो था कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जब तक वो कोर्स रिपील नहीं हो जाता वो आई एम श्योर वो वाला सब्जेक्ट चलेगा। तो जो कंटेंट वहाँ पे आपने पढ़ा था, चाहे वो प्रॉब्ली ADR को लेके था, GDR को लेके था, फंडिंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो सभी कुछ कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप पढ़ने वाले हैं। तो काइंड ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग जो है उसका थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सब्जेक्ट वैसा ही रहा है, पर अंदर का कंटेंट जो है डेफिनेटली थोड़ा वेरी करेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इन ग्रुप 2 अपार्ट लाइक इन टोटल ऑफ 3 पेपर्स, जिसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ये है, और एक इलेक्टिव पेपर है, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स, बिकॉज इसके अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए अब बात करनी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़िलहाल जो पार्ट ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, जो 40 मार्क्स का है, इसके अंदर कैसे है, क्या है। आज पहले चैप्टर से उसकी शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप क्लासेस देख रहे हैं न्यू सिलेबस CS प्रोफेशनल या न्यू सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव की, तो ज़रूर हमारे डेमो चेक करिए यूट्यूब पे, एज वेल एज हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम शांतनु एंड तान्या अकेडमी है। और जो क्लासेस हैं अभी क्योंकि स्टार्ट हुई हैं, एक समय के बाद तो नहीं होगा ऐसे, बट अभी स्टार्ट हुई है तो आप इसको प्री बुक करा सकते हैं, विच मीन्स आपको ये क्लासेस जो हैं वो कम कॉस्टली पड़ेंगी, काफ़ी डिस्काउंट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए, तो अब बात करनी स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने कहा ये 40 मार्क्स का पेपर है।
अब इससे पहले हम आगे बढ़े, ज़रा 2 मिनट यहीं पे रुक के ये बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ठीक है 40 मार्क्स 60 मार्क्स पेपर का नंबर वो सब हो गया, बट अगर हम बात करें इन 2 वर्ड्स की, इन 2 शब्द की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आखिरकार इनका मतलब क्या है और ये कैसे यहाँ पे फिट बैठते हैं। देखिए हम कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, यानी सुबह उठते हैं और प्रॉब्ली जब तक रात को सोते नहीं हैं, जब इवन सो जाते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग अपनी कोई ना कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी बनाते ही रहता है, चाहे वो फ्रेंड्स को लेके हो, चाहे अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे जॉब, फैमिली, बनाते ही रहता है कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी होता क्या है, ये ऐसा शब्द भी है जो कि हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब एक तरीके की प्लानिंग है, या यूँ कह दीजिए एक तरीके का डायरेक्शन है जो हम अपनी सोच को देते हैं कि कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अब हर कोई अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को फ्रेम आउट करता है। कभी स्ट्रैटेजी जो हमने सोची है उसके हिसाब से पूरी फिट बैठ जाती है, तो जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो मिल जाता है, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। आप देखिए एग्ज़ाम्स के तौर पे ही, क्योंकि हम श्योर ये वाला एग्जाम्पल आपको रिलेट कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स के तौर पे भी एग्ज़ाम से पहले भी स्टूडेंट एक स्ट्रैटेजी बनाता है और बनानी ही चाहिए कि कैसे वो पहले पार्ट बी करेगा, पार्ट ए करेगा, कौन से क्वेश्चंस पहले करेगा, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा समय देगा, कौन से को कम देगा। अब ये तो नहीं पता किसी को कि जो ये स्ट्रैटेजी बना रहा है स्टूडेंट ये सही है नहीं सही है, बट अगर जो उसने सोचा है उसी तरीके से चीज़ें एग्ज़ाम में हो जाती हैं तो आप यही कहेंगे कि भाई स्ट्रैटेजी ठीक थी, अच्छा काम किया। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी एक डायरेक्शन है, एक प्लानिंग का मॉडिफाइड वर्जन है जहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव कर पाएँ। दूसरा जो शब्द है वो मैनेजमेंट है। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बिना मैनेजमेंट के किसी काम की है नहीं। मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो जितने भी इसके अलावा रिसोर्सेज हैं या ये हैं, तो इनका कैसे मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब टेक्निकली मैंने कुछ नहीं देर पहले कहा कि मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो पीछे पन्ने अपने दिमाग के पलटेंगे तो देखेंगे हेनरी फ्रियोल का नाम आ जाता है, फेडरिक टेलर का नाम आ जाता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं जहाँ पे स्केलर चेंज से लेके यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन एक्सेट्रा बहुत बातें बताई गई हैं। तो हम उनमें नहीं जा रहे, बट बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक किसी भी काम को करने का जो बेस्ट तरीका है जहाँ पे कम से कम समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए, वो मैनेजमेंट है। चलिए अब अगर हमें फर्दर चैप्टर से इसकी स्टार्ट करना है तो सबसे पहला चैप्टर जो इस पूरे सब्जेक्ट का है, पार्ट ए का है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है, वो है इंट्रोडक्शन। तो हम पहले समझ लें कि आखिरकार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या। और आप देखिए कि ये कितना वैल्यूबल कंसेप्ट है और कितना कॉमन है, क्योंकि एक फोर्ब्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया कि 2023 जो साल है वो एक साल होगा जहाँ पे बिजनेस जो होंगे वो अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्योंकि देखिए अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जो है, एआई जिसको आप कहते हैं, वो आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रही है। मतलब मैं बहुत बार इस चीज़ को लेके बहुत अमेज फील करता हूँ कि एक समय था शायद 4-5 साल पहले, प्रॉब्ली 6 साल पहले, मतलब जब जियो नहीं आया था तो हमें, जो मुझे याद है, वो महीने का 1 GB डेटा मिला करता था। और ऑब्वियसली सब लोग मेरे जैसे नहीं सोचते होंगे, बट आई एम श्योर ज़्यादा कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे। तो 1 GB डेटा जो मिलता था वो भी चल जाता था, हम मतलब चला ही लेते थे कैसे ना कैसे। बट आज आप देखिए कि 1 GB पूरे डे का मिलता है और उससे भी ज़्यादा बहुत बार अलग अलग प्लान्स में मिलता है और वो भी कम पड़ जाता है। तो आई थिंक जो सोच है, जहाँ पे हमें कभी इंटरनेट इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं था, फिर एक्सेसिबल होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट करी, स्पीड बढ़ी, 4G आया, 5G आया, आई थिंक 3G आया, फिर 4G आया, 5G आया, इस तरीके से। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है, जिस तरीके से चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, अगर जो भी हम कंपनी चला रहे हैं, जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर या बिजनेस मॉडल चला रहे हैं, अगर उस हिसाब से हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस है कि हमारा बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ आगे बढ़ेगा, उसमें सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो बात है वो यहाँ पे कही गई, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हम कर रहे हैं या किसी एक देश में हो रहा है, हर कंट्री में हर कंपनी जो है अपने अपने लेवल पे, कोई SME है, कोई MNC है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट अपने अपने एरिया में जो जहाँ काम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि काम जो है वो मैनेज तरीके से हो सके, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमने नाम दिया है।
तो जब इसी के बारे में हम फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेके उसके कुछ डेफिनेशंस, उसके कुछ तौर तरीके बताए गए हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जब हम इतनी सारी बात हम यहाँ पे आज कर रहे हैं, तो देखिए बहुत बार हमारा एक क्वेश्चन रहता है और इसको लेके हम पूरे CS के करिकुलम में पूछते ही रहे हैं और कंफ्यूज ही रहते हैं कि लिखना कैसे है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ के जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, घंटों घंटों लगाते हैं एग्ज़ाम से पहले, प्रिपरेशन इतनी अच्छी करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते, बट जब मार्क्स आते हैं तो अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आते, जबकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमने कोशिश करी है उसमें कुछ छोड़ा नहीं है, जो हम कर सकते थे शायद उससे कहीं ज़्यादा किया है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं, आई थिंक उसका एक ही रीज़न मुझे समझ में आता है कि आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा, वो ये कि आप सही से अपनी बात को रख नहीं पा रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हैं, बट अपनी बात किसी के सामने, अपनी कंपनी का डायरेक्टर है या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो आपका ट्रेनर है, रख नहीं पा रहे हैं, तो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि क्लियर जो करस्पॉन्डेंस है वो रहे। और उसका ये, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए सब चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि फ़ायदा क्या है इतनी मेहनत करने का अगर मार्क्स ही ना आए। तो देखिए उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे यही है, जो आप अभी तक शायद कर रहे थे या नहीं पता नहीं, बट बेस्ट है कि अपने वर्ड्स में लिखें। क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप बुक्स की लैंग्वेज को फॉलो करें, ना इतना टाइम है, ना माइंड की इतनी कैपेसिटी होती है बहुत बार। तो बेस्ट है अपने वर्ड्स में लिखें, और अपने वर्ड्स में आप एक्चुअली अभी तक भी लिख ही रहे थे, बट अभी मैं अगर बताऊँ आपको, तो मैं बताऊँ तभी आप लिख पाएंगे अपने वर्ड्स में जब आपके दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। कोई उसके अंदर शंका ही नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि क्या मतलब है क्या नहीं है। देयर विल बी नो टू ऑप्शन, जस्ट वन ऑप्शन कि यही है। जब इस तरीके के कॉन्फिडेंस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी क्लासेस में आपको मिलेगा, तो आप बेधड़क अपने मन की जो बात है, जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख पाएंगे, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप इन क्लासेस को देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कि जहाँ आपको लगे ज़रूरत है, हर चीज़ नहीं, बट जहाँ लगे आपको ज़रूरत है, वीडियो को पॉज करके, स्पीड रिड्यूस करके, जैसा आपको ठीक लगे, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। ये शॉर्ट नोट्स आज आपको लगेगा कि शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी सर ने नोट्स दिए हैं। बट जो आप अपने वर्ड्स में छोटा छोटा कुछ कुछ लिखेंगे ना, हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगे, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, आपको लगा हाँ यार ये एग्जाम्पल ठीक है, लिख लेना चाहिए, तो लिख लीजिए। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो उसी एग्जाम्पल को पढ़ के आपके 5 या 10 मिनट बच जाएंगे, जो कि लगते बिकॉज आपको सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ता है। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत लिखना भी सिर्फ इस सब्जेक्ट के नहीं, सब सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए, तो मीनिंग के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले आप देखिए कि IPL तो सभी ने देखा होगा। अब क्रिकेट कितना फेवरेट है या नहीं वो अलग बात है, बट आपने IPL देखा होगा, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है। ये क्या करते हैं, क्योंकि हम भी तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ये सब लोग आपस में मिलते हैं और कुछ बात करते हैं और कुछ भी डिस्कशन करते हैं, तो ये भी तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कोई ये थोड़े है कि जो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अभी हम भाई बॉलिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके की बॉलिंग डालेंगे और वो ऐसा शॉट मारेगा, आउट हो जाएगा, कैच हो जाएगा। ये इनकी बातें हो सकती हैं यहाँ पे, या हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, हमें मोटिवेटेड, जो भी आपस में कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं, और क्या है। अब जो इनकी स्ट्रैटेजी आज यहाँ बन रही है वो कितनी कामयाब होगी नहीं होगी वो तो मैच के एंड में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। बट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मतलब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम करें एक डायरेक्शन लेके चलें कि किस रास्ते में हमें आगे बढ़ना है, सो दैट जो विजन है, जो आउटकम हमें चाहिए वो क्लियर रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन, जो मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस इज द की वर्ड, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैंने कुछ देर पहले मिशन, विजन ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए। Developing policies and plans designed to accomplish these objectives, allocating resources for implementation of such plans. Strategy आप तभी बना सकते हैं, अब भाई मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने सोचा कि किस चीज़ का बिजनेस करूँ, तो मैंने डिसाइड करा फलाना चीज़ का करना है। अब बिजनेस करना है तो पैसा भी चाहिए, मतलब रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कोई जगह चाहिए, लोग भी चाहिए, जो मेरी 1 2 3 4 5 8 10 जो भी है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और कहीं ना कहीं मशीन्स, टेक्नोलॉजी कुछ तो चाहिए ना मुझे। तो ये सब रिसोर्सेज हैं।
अब रिसोर्सेज मुझे चाहिए तो डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितना केपेबल हूँ, कितनी रिसोर्सेज मैं जोड़ सकता हूँ अपने साथ करने के लिए, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। पैसे की कमी नहीं होगी तो शायद अच्छी से अच्छी जगह पे दुकान लूँगा, शोरूम लूँगा, शॉप लूँगा, अच्छे लोगों को रखूँगा, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा। पैसे थोड़े कम होंगे तो उसके हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं है, एक डायरेक्शन है जिस पर हमें आगे बढ़ना है, और उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ के हमें ऑब्जेक्टिव जो भी हमने सेट किए हैं उसको हमें अचीव करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट रिलेशन आपके रिसोर्सेज से है। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है तो आई थिंक स्ट्रैटेजी उस हिसाब से हो सकती है, और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उस हिसाब से आपको बनाना है। टेक्निकली एक आइडियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वो होगा जहाँ पे कम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा काम कर सकें। फिर कहते हैं इन वर्ड्स ऑफ हेम्ब्रिक एंड चेन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर गोल्स and initiative taken by the company top management on behalf of the owners based on the consideration of resources and an assessment of the internal external environment in which organization competes। देखिए पहली बात तो ये डेफिनेशन रटनी नहीं है ना, भले आप ये ओपन बुक पेपर नहीं है आपका, क्योंकि कुछ ओपन बुक इलेक्टिव ये तो नॉर्मल पेपर है, तो बट फिर भी कोई डेफिनेशन रटनी नहीं, समझनी है। तो कहते हैं अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने मेजर गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर देखिए अगर ऐसा होता कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारी स्ट्रैटेजी से सब कुछ हो रहा होता तो हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑल गोल्स अचीव कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कहते हैं मेजर गोल्स अचीव कर पाएंगे आप, और ये सारा का सारा जो काम होगा ये इनिशिएटिव बेसिकली लिया जाएगा, डायरेक्शंस दिए जाएंगे टॉप मैनेजमेंट से यानी डायरेक्टर्स की तरफ से, और डेफिनेटली उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी है रिसोर्सेज, कैसे हैं, वो कम्पीट करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है ना। बहुत बार कहते हैं ना घर का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, जहाँ आप जाते हैं अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। तो बिजनेस भी अलग अलग इन्वायरमेंट से गुजरता है। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो उसके हाथ में है, जैसे कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कुछ हद तक कर सकता है, वो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को कर सकता है, बट क्या एक बिजनेस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो आई थिंक हमें ये भी देखना होगा कि जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं उनमें कहाँ कितना एडजस्टमेंट किया जा सकता है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर मैं एम्प्लॉई को ओवर टाइम दूँ तो शायद 2 घंटे में उससे काम करा सकता हूँ, बट अगर इनकम टैक्स की डेट जो है लेट्स से अगर 30 जून है, फॉर एग्जांपल 30 जून है, तो मैं कितना भी बड़ा टैक्स पेयर क्यों ना हूँ, मेरे एक बंदे के लिए गवर्नमेंट थोड़े उस डेट को बढ़ा सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप पुश बैक करके आगे ले जा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपका कोई जोर नहीं चलेगा, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके अगर हम बात करें तो कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ स्टैटिक बट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस अप्रेजल ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो। मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर आएगी, आ गई ना। Surrounding the organization and choosing between the alternatives that meet the objective and thereafter reassessment of such strategy। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसके अंदर है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आप कहें कि मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, बस अब मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ, अपने आप होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, आपने CS प्रोफेशन में एडमिशन लिया, एग्जीक्यूटिव किसी भी स्टेज में एडमिशन लिया, आपने ICSI की फॉर्मेलिटी जो थी, फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन था, ये सब कर दिया, बुक्स आपके पास आ गई, आपने क्लासेस भी ले ली, नोट्स आ गए, पेन ड्राइव आ गई, पर देखना तो आपको खुद है, देख के समझना तो खुद है। आप सोचेंगे यार इतना काम कर लिया मैंने कि मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, देखो बुक्स भी आ गई मेरे, और मैंने कॉपी वॉपी नोट्स भी जो हैं वो खरीद लिए, बस अब उसके अंदर लिखना बाकी है। तो इतना मैंने कर लिया, बाकी क्या करना, पढ़ के क्या करना? बुक्स तो मैंने ले ली, एडमिशन मैंने ले लिया, पढ़ के क्या होगा? छोड़ो, इतना तो कर लिया ना कम से कम, पर उतने से कुछ होगा थोड़े। तो वो इसलिए कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपने जो चीज़ स्टार्ट करी है उसको आपको पूरा एंड तक लेके जाना है, तो ही जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है पास होने की उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज ये आधा अधूरा जो काम किया है ये किसी तरफ का भी नहीं होगा। इसमें आपने रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर दिया, यानी इनपुट बहुत सारे दे दिए, बट आउटपुट आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपने उस तरीके की मेहनत नहीं करी, उस तरीके के डायरेक्शन पे आप आगे नहीं बढ़े। तो ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा और जितनी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। फिर कहते हैं कि 4 फेजेज हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, जहाँ पे आपको आसपास देखना है। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स,
इसी तरीके से एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है स्वॉट, सुना होगा आपने, विच इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिल्कुल सही थ्रेट्स। अब देखिए सभी के ये 4 पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी की स्ट्रेंथ कुछ अलग है, वही जो एक की स्ट्रेंथ है वो दूसरे की वीकनेस बन जाती है। एंड इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का भी हिसाब रहता है। यहाँ पे हम अगर हम बात करें एक बिजनेस कंटेक्स्ट में, तो कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि बिजनेस किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, क्योंकि बहुत बार क्या है कि बिजनेस जो है बहुत छोटा है, ठीक है, बट छोटा होने के साथ उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट है जो कि और किसी के पास नहीं है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक। अब इसी तरीके से वीकनेस क्या है, मैंने कहा बिजनेस छोटा है तो कोई भी उसको परेशान कर सकता है, कोई भी मैं ऐसे कहूँ बहुत कम दामों पे ऑल्टरनेटिव्स को बेच सकता है। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस छोटे बिजनेस की है, मान लीजिए किसी सामान को बनाने की इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये है, तो कोई बड़ी कंपनी 10 रुपये का वो सामान बेच रही है, ये 100 का बना के बेचेगा तब भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लॉस में ही होगा, वो 10 का बेच रहे हैं, तो ये वीकनेस है क्योंकि पैसा नहीं है इसके पास। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि अगर ये अलग अलग मार्केट्स में जाए, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करे, तो अपना डायमेंशन जो है उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि भाई इसके पास पेटेंट है, नई टेक्नोलॉजी और किसी के पास है नहीं। थ्रेट क्या है कि कोई इसकी पेटेंट को कॉपी कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है, इन्वायरमेंट को हमें देखना पड़ेगा, हमारे आसपास क्या है, और उसके हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू स्कैन द इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। द इंटरनल एक्सटर्नल स्कैन्स हेल्प इन सेलेक्टिंग द स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। तो आप देख लें कि कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं और कहाँ पे आप वीक हैं, किन चीज़ों से आपको डरना चाहिए और किन चीज़ों को एक लेवरेज लेना चाहिए, यानी किन चीज़ों को सामने रख के उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। जब आप ये सब डिसाइड कर लेंगे तो क्या करेंगे, मैंने क्या आखिरी वर्ड बोला, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन होगा। अब हम पहले स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करें, वैसे नहीं वैसे करें, वैसे नहीं ऐसे करें, तो ये फॉर्मुलेशन चल रहा है, यानी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कहते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द बेस्ट आउटकम ऑफ एक्शन फॉर अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर attaining organization purpose. After conducting scanning, manager must formulate best strategy. मैंने देख लिया कि मान लीजिए मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार 4 व्हीलर, ठीक। अब मैं गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी तो मर्सिडीज़ को भी कहते हैं और मारुति को भी कहते हैं। मैं मर्सिडीज़ के शोरूम में चला गया, अब वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि सर ये 70 लाख, ये 80 लाख, ऑन रोड 1 करोड़ वगैरह वगैरह। तो मुझे बताइए कि क्या ये बस मैंने गाड़ी खरीदनी और डायरेक्टली मर्सिडीज़ के शोरूम में चला गया, क्या ये स्टेप मेरा ठीक था? क्या मुझे ये नहीं देखना चाहिए था कि मेरी अफोर्डेबिलिटी क्या है? क्योंकि अगर मैं अपनी अफोर्डेबिलिटी देख लेता और मुझे पता चल जाता कि मेरा बजट 10 लाख रुपए का है, तो मैं वहाँ जाके अपना टाइम और उनका टाइम क्यों ख़राब करता? कोई फ़ायदा था उस बात का? तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि पहले स्कैन कर लीजिए, देख तो लीजिए कहाँ आप हैं, कितने पानी में हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। आपको जब ये पता चल गया कि भाई 10 लाख रुपए का मेरा बजट है, तो मर्सिडीज़ तो बात खत्म ही होगी, आपने नई गाड़ी लेनी है ना, पुरानी भी शायद ही आयोजन में, तो आपका वो वाला एंगल खत्म हो गया, यानी आप टॉप एंड सेगमेंट में तो नहीं जा रहे हैं। अब 10 लाख रुपए के अंदर आप क्या देखेंगे, ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, कोई स्पेसिफिक ब्रांड है जो आपको पसंद है नहीं, तो ये जो आप कर रहे हैं ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं माइलेज के बारे में बात कर रहे हैं, या आप किसी फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हाँ मेरे पास अब पॉइंट मुझे मिल गया कि बजट मेरा ये है, तो इसके हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी, जो बनेगी इसके आसपास बनेगी। अब ये तो हो सकता है कि 10 लाख मेरा बजट है, हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाए जो 11 लाख की है, तो हो सकता है मैं एक तरफा सोचूं कि चलो देखता हूं कैसे कर सकते हैं, तो ये तो हो सकता है। बट 10 लाख का बजट है और आप 70 लाख 80 लाख की गाड़ी देख रहे हैं, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता ना, वो तो फिर टाइम वेस्ट है। फिर आप कहेंगे मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, जब वहाँ जाएंगे पेमेंट की बात होगी, कुछ होगा, पता चल जाएगा अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, टाइम पूरा वेस्ट हुआ, रिसोर्स वेस्ट हुई सारी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि जो आप करने जा रहे हैं वो किस तरीके का काम है, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फ्रेम आउट करें। इसी को लेके इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है पैस्टल एनालिसिस। जब हम कहते हैं ना एनवायरनमेंट को हम स्कैन कर रहे हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल तो स्कैनिंग चलती ही है, बट इसके अलावा ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप स्कैन करते हैं, जिनको आप देखते हैं, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बिजनेस में होती है। ये एनालिसिस हर बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एक ऐसे देश में मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ, मान लीजिए, या एक ऐसी स्टेट में करने जा रहा हूँ जहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, तो कहीं की ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम है,
आज फलाना की गवर्नमेंट है, ए की गवर्नमेंट है, पता चले बी वालों ने उनकी गवर्नमेंट गिरा दी, कल बी की आई तो सी वालों ने उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। तो यही चलता रहता है, खास कोई काम हो नहीं पाता, यही आपस में लगा रहता है। तो बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स को लेके, सोसाइटी के पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को लेके, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को लेके। आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें मुझे देखनी होंगी इससे पहले मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकूँ। बिकॉज देखिए, इनिशियली अगर आपने कोई भी पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने में मिस आउट कर दिया, उसका इफेक्ट आपको बाद तक दिखेगा। तो बेहतर है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय आप स्ट्रैटेजी बनाने में लगाएं, और उसके बाद उसका क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो उसी चीज़ का होगा। मैंने खाने में 4 चीज़ें मिला दी, अब उन चीज़ों को मिला दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे खाना है उसमें नमक ज़्यादा डल गया, अब वो डल गया, अब उसको न्यूट्रलाइज आप कर सकते हैं कि मैं ये मिला दूँ, वो मिला दूँ, बट चांसेस ये है कि शायद वो उस तरीके के टेस्ट नहीं दे पाएगा, हमें काम चलाना पड़ेगा। पर अगर यही मैंने जब मैं खाना बना रहा था उसी समय मैंने नमक देख के ऐड किया होता, तो चांसेस ये थे कि ये समय मेरा बच जाता, जो मैं अब एडजस्टमेंट में लगा रहा हूँ कि कैसे उस नमक को इतना ज़्यादा जो नमकीन हो गया उसको न्यूट्रलाइज करूँ या उसको बेहतर बनाऊँ। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली है, उतने से कुछ होगा नहीं, खाना बना दिया है पर अभी खाया नहीं है, तो क्या जान आएगी शरीर में? नहीं आएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट, चम्मच उठानी पड़ेगी, स्पून उठाना पड़ेगा और हाथ या जैसे भी खाना खाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी बॉडी के अंदर जाएगा और जान आएगी। तो कहते हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इम्प्लीमेंट करना, अब देखिए सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि बहुत बार जब मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, बिकॉज आई लव गिविंग एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई थिंक अगर कोई एग्जाम्पल से आपको समझा सकता है तो सबसे 2 बातें हैं उसकी। पहला ये कि उसके खुद के कंसेप्ट बहुत क्लियर है, और वो दूसरा आपके भी बहुत अच्छे क्लियर कर देगा कंसेप्ट, बिकॉज एग्जाम्पल्स इज द बेस्ट वे टू टीच एनीथिंग। अब देखिए मैथ्स है, वो क्लास 1 में भी पढ़ाई जाती है बेसिक्स, और क्लास 12 तक भी चलती है ना। तो क्यों ऐसा नहीं करते कि जो 12th वाला है वो फर्स्ट में ही पढ़ा दें और जो फर्स्ट वाला है वो 12th में पढ़ाएं? ऐसा क्यों नहीं करते? इम्प्लीमेंट ही तो करना है, सिखाना ही है ना, तो क्यों नहीं करते? तो यहीं से शुरू करें, भारी से शुरू करें, 12th वाला फर्स्ट में सिखाएं और आखिर में जाएं तो ईजी कर दें उसको। तो अगर मैं ये कहूँगा तो आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? तो वही चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कब कौन सी चीज़ कहनी है, कब कौन सी चीज़ लानी है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है तो वो डेफिनेटली चीज़ें अपने हिसाब से बेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। अगर आपने थोड़े समय में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को करने के लिए दे दिया, या बहुत सारा समय बीत गया आपने उनको कुछ नहीं करने के लिए दिया, कुछ सही से समझाया नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। थोड़े समय में थोड़ा, थोड़े समय में थोड़ा, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को रिलीज़ करते जाना है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है वो चीज़ें बन सकें, और जो काम हम कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं वो अचीव हो सकें। अब आपने सब कुछ कर दिया, तो इसके बाद आप इवैल्यूएट भी तो करेंगे, देखेंगे भी तो। इतना मत्थापच्ची करने का, यानी इतना दिमाग लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? आपने कहा हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम उसके पहले उसके बारे में सोचेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अब सब कुछ हो गया, तो ये तो है ना, देखें तो क्या हासिल क्या हुआ। ये वही वाली बात है कि बुक, जैसे मैं बता रहा था कि मैंने बुक्स रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैंने बुक्स मेरे पास आ गई, मैंने क्लासेस भी ले ली, मैंने क्लासेस देख भी ली, अब आया एग्ज़ाम का समय, मैंने एग्ज़ाम दे भी दिया। तो मैं कहूँ कि एग्ज़ाम देखने के बाद जब रिज़ल्ट आ गया 25 फरवरी या 25 अगस्त, जब भी मैं रिज़ल्ट नहीं देखूंगा, तो क्या इतना सब कुछ फ़ायदा हुआ ये करने का? या ये मैं कहूँ कि नहीं, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, तो इवैल्यूएट कैसे होगा कि जो भी आपने अभी तक समय लगाया है उसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? तो यही बिज़नेस के साथ भी है कि भाई आपने इतना सब कुछ कर दिया, अब ये तो देखिए कि जो आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, ये सब बात कर रहे थे, इनमें से कुछ कहीं हासिल हो रहा है, नहीं हो रहा? ये नहीं होगा। ये मैं आपको अभी बता दूं कि आप अगर सोचते हैं कि 10 चीज़ों पे एक तीर जो है मैंने 10 डायरेक्शन में फेंकना है, या सब पे जो लगना, जो पॉइंट है उस पर 10 on 10 लगना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, या बहुत कम होगा उसके चांसेस। बट ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर परफेक्शन में पहुंच जाए, 10 में से 7, 8, 9, इतना तो शायद आ सकता है, इफ नॉट 10 on 10। तो आई थिंक कामयाब स्ट्रैटेजी वही है जहाँ पे हम मैक्सिमम चीज़ों को अपने साथ लेके चलें। अगर सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी होती तो मैक्सिमम भी पूरी हो रही है, तो जो रह गई है कमी पेशी वो नेक्स्ट बार हम पूरी कर सकते हैं। तो कहते हैं स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ आर अप्रेजिंग इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर रूट ऑफ प्रेजेंट स्ट्रैटेजी, मेजरिंग परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो क्या कह दिया? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगर कुछ भी बदलाव की ज़रूरत ना होती तो क्यों कहते हैं? तो जब हम कोई काम करते हैं तभी तो सीखते हैं। भाई मैंने कुछ काम ही नहीं किया तो मैं क्या सीखूंगा कि क्या सही है क्या गलत है? जब करूंगा
तो सीखूंगा, रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये गलत है, और नेक्स्ट टाइम जब अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये 4 फेजेस हैं जिससे होके एक स्ट्रैटेजी बनती है और उसका हमें पता चलता है कि वो कितनी कामयाब है। बात करते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की। अब देखिए लीडरशिप तो एक बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है। कोई भी एक बंदा खड़ा हो जाता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, 8, 10, 5, 7 कुछ भी लोगों को, तो वो लीडर कहलाता है, और उसी को हिंदी में नेता भी कह देते हैं। बट हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके के लीडर की बात कर रहे हैं जो स्ट्रैटेजिक ये काम करता है, स्ट्रैटेजिकली सोच के, विचार के, क्या कहना है, कब कहना है, किससे कहना है, क्यों कहना है, कब गुस्सा होना है, कब हंसना है, कैसे काम करना है, कैसे करवाना है। काम करना बहुत आसान है, करवाना बहुत मुश्किल है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जो कि पूरा प्रॉज एंड कॉन्स को देख के स्टेप आगे बढ़ाता है। तो कहते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रेफर्स टू मैनेजरियल पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट, मतलब स्प्रेड आउट करना द स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स to attain the objective of that vision. It is the ability to influence the members and to accomplish change. Strategic leaders have to work in uncertain environment on various strategic issues. अब देखिए एक टीम है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें एक कोई एक टीम लीडर है और उसकी टीम के अंदर मान लीजिए 5 लोग काम करते हैं। इसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। 5 की जगह 15 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, जो भी है, मतलब इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोग ज़रूर काम कर रहे हैं उसके साथ। नाउ सबका पोटेंशियल अलग होगा, कोई बहुत अच्छा होगा काम में, कोई उतना अच्छा नहीं होगा, कोई बहुत जल्दी समझ लेता है और कोई दूसरों को समझाता है, जबकि कोई दूसरों को भड़काता है। होता है कि नहीं, सबका अपना अपना नेचर है। कोई अपनी बात जिसको जो कही है अपने तक रखता है, कोई उसको स्प्रेड आउट करता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। तो ये स्ट्रैटेजिक जो लीडर्स होते हैं, इनको ये देखना है कि कौन क्या कर रहा है और किसको कैसे टैकल करना है। जो प्लान एम्प्लॉय ए पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बी पे हो सकता है ना चले, जो बी पे चल रहा हो सकता है वो सी पे ना चले, हो सकता है एक ही प्लान सब पे भी चले। तो स्ट्रैटेजिक लीडर बेसिकली वो है जो सिचुएशन के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को मोल्ड करता है, अपने एम्प्लॉय से काम करवा लेता है। एम्प्लॉयज़ भले करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बट वो इस तरीके से उनसे बात करता है, इस तरीके से पॉइंट अपने जो भी हैं एम्प्लॉयज़ के सामने रखता है कि वो खुशी खुशी मान जाते हैं। कोई और वही काम उन एम्प्लॉयज़ से कहेगा, वो एम्प्लॉयज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट ये स्ट्रैटेजिक जो लीडर है ये कुछ ऐसा है कि जो ये कहता है इस तरीके से उन्हें समझाता है और बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के विजन अचीव होने में या ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में सबका फ़ायदा है, कुछ इस तरीके की बात करता है। तो उन्हें लगता है बड़ा कन्विंसिंग, उन्हें लगता है कि ये आदमी बिल्कुल सही है, जो ये कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा होगा। काम वो दोनों ही डायरेक्शन में वही कर रहे हैं, जो ये स्ट्रैटेजिक लीडर करा रहा है इसमें भी यही काम कर रहे हैं, जो दूसरा बंदा है जो इनसे कह रहा है काम करने के लिए, जिसको ये मना कर रहे हैं, दोनों ही तरफ एक ही काम हो रहा है। बट ये स्ट्रैटेजिक लीडर इस तरीके से बातचीत अपनी रख रहा है उनके सामने कि उन्हें लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं वो तो करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा ये ठीक कहते हैं, हमेशा ये हमारे बारे में सोचते हैं। तो उससे स्ट्रैटेजिक लीडर 2 काम कर ले रहा है। एक तो क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको सही समय से कंप्लीट करा दे रहा है, अपने एम्प्लॉय की खुशी भी हासिल कर ले रहा है, तो वो एम्प्लॉय जो है वो एक टीम स्पिरिट के नाते काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक लीडर इंस्टिल कॉन्फिडेंस, देखो जैसे मैंने कहा, टू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो देयर ओन आइडियाज येट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल गोल्स। लीडर्स मेक बेटर यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी एम्प्लॉयज। तो फ्रीडम जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ को देना कि वो अपने हिसाब से कर सके काम। जैसे होता है ना कुछ कंपनीज में हमने देखा है ऐसा रहता है कि बड़ा माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट रहता है, मतलब एम्प्लॉय 2 मिनट भी इधर से उधर जाए तो कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी जगह ये है कि एम्प्लॉय है, सीट पे नहीं है, रेगुलर है नहीं है, घर से काम कर रहा है, ऑफिस से काम कर रहा है, काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अब ये एक सोचने की बात है कि हम किस तरीके के एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं। क्या हम माइक्रो लेवल पे मैनेज करना चाहते हैं या हम ऐसे देखना चाहते हैं कि काम होने से मतलब है, भले वो घर से करे, वो ऑफिस से करे, वो कहीं से भी करे, काम होने से मतलब है। तो आई थिंक उसी तरीके की लीडरशिप को हम स्ट्रैटेजी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बैठने से, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ जो कि मैं हूँ, क्योंकि आई एम श्योर मैंने ये बताया नहीं होगा, बट आई वर्क एज अ सीनियर मैनेजर कंप्लायंस इन वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी। एक्चुअली ये चीज़ मुझे पहले ही बोल देनी चाहिए थी, बट इतने सब्जेक्ट्स में पढ़ा चुका हूँ CS प्रोफेशनल का, जो इससे पहले का सिलेबस है जो अभी चल रहा है और जब तक चलेगा उसमें पूरा डिटेल क्लासेस 9 के 9 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, फिर फास्ट ट्रैक हिंदी इंग्लिश जैसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे दोबारा रिकॉर्ड किए,
तो फिर एक बार पूरे के पूरे फास्ट ट्रैक इंग्लिश में पूरे रिकॉर्ड के, तो 27 टाइम्स मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, यानी एक सब्जेक्ट 3 बार पढ़ा चुका हूँ, उसे 9 into 3। तो वो बोल बोल के ऐसे हो चुका है दिमाग में कि वो याद ही नहीं रहता कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है वगैरह वगैरह। बट मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, काम होने से मतलब है ना, वो तो हो रहा है। अब कोई ऐसा नेचर का बॉस होगा जो पूरा माइक्रो मैनेज कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप आई डोंट थिंक सो कि हम उससे कह पाएंगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। कुछ फंक्शंस जो हैं स्ट्रैटेजिक लीडर के, वो ये हैं कि वो नेविगेटर है, स्ट्रैटेजिक लीडर है तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बनाता ही है, एंटरप्रेन्योर है, मोबिलाइजर है, जो टैलेंट एडवोकेट, मतलब अगर किसी के अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो उसका सपोर्ट करता है, ये नहीं कि डरे या क्रिटिसाइज करे या उसे नीचा दिखाए। होता है ना कि बहुत बार कुछ लोग के अंदर ऐसी हैबिट होती है कि अगर उनके अंदर कोई क्वालिटी है तो जो सीनियर्स होते हैं उस क्वालिटी को मानते नहीं हैं। उनका कहना होता है हम सीनियर हैं तो हम सबसे सुपीरियर होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी एक एरिया में आप सुपीरियर हों, और हो सकता है कि दूसरे एरिया में कोई और आपसे सुपीरियर हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसी को टैलेंट एडवोकेट कहते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको बढ़ावा देना, ना कि उसकी लेग पुलिंग करना। ग्लोबल थिंकर का मतलब है कि जो आज के हिसाब से सोचे। देखिए आज आप देख लीजिए, ग्लोबल थिंकर तो चलिए इस कंटेक्स्ट में बात करें, पेरेंट्स हैं। बहुत बार इंग्लिश का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो चीज़ है जो पुरानी सोच है। अब अगर आज के ज़माने के हिसाब से आप नहीं सोचेंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, अब एक इंसान के कंटेक्स्ट में भी अगर बात करूँ तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आज हो रहा है उसके हिसाब से अपनी सोच को आप ढाल लें, क्योंकि या तो आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हो कि जो मैं कहूँगा वो दुनिया मानेगी, या तो उस कैटेगरी में हो, और अगर नहीं तो जैसे दुनिया चल रही है वैसे हमें चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम ये सोचेंगे कि हमारे लिए कोई रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आगे निकलते जाएंगे और हम इस चीज़ में कि हम दुनिया को कंट्रोल करेंगे पीछे रहते जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है ग्लोबली जो चल रहा है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाएं, उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को हैंडल करें, उस हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाएं। यही कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं जो कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर के अंदर डिमांड करी जाती है। अब इतनी सारी बात करने के बाद अगर अपने रोल को हम यहाँ पे फिट इन करें, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में अगर बात करें और देखें कंपनी सेक्रेटरी कैसे एक स्ट्रैटेजिक मैनेजर के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो है वो ऊपर देख चुके हैं कि क्या होना चाहिए एंड कैसे क्या है। सो उसी के बारे में बात करते हुए कहा गया कि अब जब से कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ है तो कंपनी सेक्रेटरी जो है उसकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। वो KMP हो गया है, कंप्लायंस ऑफिसर, इंटरनल ऑडिट, GST का रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एडवाइजर टू द बोर्ड, कॉर्पोरेट प्लानर, स्ट्रैटेजिक प्लानर, मतलब कितने ही नाम आप उसे दे सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट, एक वाइटल लेग जो है वो अब होल्ड करने लग गया है इन द इंटायर कंपनी। ऐसा नहीं है कि 1956 वाले एक्ट में इससे कुछ कम था, बट डेफिनेटली कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड करी गई। जैसे देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, IBC पहले था ही नहीं, 2016 में आया, GST भी उसी के आसपास आया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में बात करें तो भी वो तब हुआ, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, KMP, ये सब तो 2013 के बाद की ही चीज़ें हैं जो हुई हैं। तो जो पहले थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो तो हैं ही हैं, बट इन एडिशन टू दैट ये सब चीज़ें भी अब इंक्लूड हो गई हैं CS के रोल में, आपके रोल में। तो आज के हिसाब से बात करें तो कहते हैं कि a company secretary in today era while discharging professional obligation has to perform several roles। पहला है एडवाइजरी। एडवाइजरी में वो यही है कि बोर्ड को एडवाइस करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बोर्ड इंक्लूड्स द चेयरमैन। अब कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इंडक्शन का प्रोग्राम है, कोई नया डायरेक्टर आ रहा है, उनको उनकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ वगैरह बतानी है, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताने हैं। आई थिंक ये काम कंपनी सेक्रेटरी का है। कोई भी ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो बोर्ड जानना चाहता है, डिविडेंड को लेके, बायबैक को लेके, लिस्टिंग को लेके, तो वो सारी की सारी जो एडवाइस है वो कंपनी सेक्रेटरी देता है, इसीलिए उसको एक एडवाइजरी रोल भी कहा किया है कि वो प्ले करता है। मैं अब ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम एडवाइजरी के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप एक CS के तरीके से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आप एक मिडिल लेवल से अपना करियर स्टार्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वंस यू गेट अ एक्सपीरियंस फॉर 10 years एंड इवन मोर देन दैट, आप एडवाइजरी रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। मीनिंग फिर आप काम या पेपर वर्क नहीं बनाते, फॉर्म्स वगैरह नहीं करते, आप एडवाइज करते हैं कि क्या करना है। अब कंपनी इस सिचुएशन में है कि उसको फंडिंग लेनी है। अब फंडिंग जो लेनी है, इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस इसी का पार्ट भी है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टेक द फंडिंग, कौन से ऐसे ऑप्शन से हमें ज़्यादा फंडिंग मिल सकती है कम खर्चा करके,
जिसमें कहीं ना कहीं कंपनी का भी बेनिफिट हो और वो उसको सही तरीके से यूज़ भी कर पाए. तो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन दैट द कंपनी सेक्रेटरी रियली हैंडल्स. तो कहते हैं एज एन एडवाइजर टू द बोर्ड द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद देम, प्रोवाइड unbiased advice which is in the interest of the company, is required to offer necessary assistance with all development process including board evaluation, induction, training. तो ये सारी बात करी गई है. शेयर होल्डर्स से कम्युनिकेशन करना, कोई उनको क्वेरीज है, आप देखिए आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के तौर पे अगर आप देखें, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इन्वेस्टर रिलेशनशिप का जो टैब होगा आप वहाँ पे देखेंगे लिखा होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है कंप्लायंस से रिलेटेड, तो आप हमारे कंपनी सेक्रेटरी जिनका फ़ोन नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, इनसे बात कर सकते हैं. तो बेसिकली जो भी कंपनी की तरफ से करस्पॉन्डेंस जाएगी प्रोबेबली ऑन दिस साइड ऑफ एरिया, जो कंप्लायंस है, लीगल है, सेक्रेटरियल है, वो कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से जाएगी, बिकॉज द बोर्ड थिंक्स, द लॉ थिंक्स दैट ही इज़ द वन और शी इज़ द वन who is eligible actually and qualified to answer any of the questions that are being raised by the stakeholders. So the company secretary has to maintain an important role in communicating with external stakeholders such as investors and is often the first point of contact. The company secretary should work closely with the chairman and the board to ensure effective shareholder relations are maintained. तो कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है किसी शेयर होल्डर को, किसी स्टेक होल्डर को, पैसा नहीं भी लगाया तो आप स्टेक होल्डर तो बन जाते हैं फिर भी, तो आप कंपनी सेक्रेटरी से कांटेक्ट कर सकते हैं. रिपोर्टिंग का क्योंकि ज़माना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ज़माना है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको सेबी को समय समय पे सबमिट करनी पड़ती हैं. नॉट जस्ट सेबी, बीट आरओसी, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो कंपनी है उसकी क्या इंडस्ट्री है. अगर वो इंश्योरेंस है तो IRDA हो सकती है, अगर टेलीकॉम है तो ट्राई हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी इंडस्ट्री आपकी कंपनी बिलोंग करती है, किस इंडस्ट्री से, उसके हिसाब से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स जाती हैं और कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बनती है कि वो रिपोर्ट्स को सही तरीके से ड्राफ्ट करे, इन्हांस तरीके से ड्राफ्ट करे, जिससे कि जो भी बात है वो सब कुछ खुल के सामने आ सके. कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, बोर्ड मीटिंग है, आप देखते हैं सेबी LODR के हिसाब से भी कमिटीज़ भी मैंडेटरी हैं. ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, और बहुत सारी कमेटीज़ हैं जिनकी मीटिंग रेगुलरली होनी है. तो वो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं. मीटिंग से पहले नोटिस जाता है, जा रहा है, नहीं जा रहा है. मीटिंग के बाद जो मिनट्स फेयर आउट होके बनते हैं वो साइन हुए हैं, नहीं हुए हैं. तो ये सब चीज़ें जो प्रोटोकॉल है मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद फॉलो करने का, वो रेगुलरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है. डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी स्टेटस, अगर कभी कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है टू NCLT और NCLAT या ROC या टैक्स ट्राइब्यूनल, तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बनती है कि वो रिप्रेजेंट करें. तो आई थिंक इस क्लास को मैं यहीं तक रखूँगा और जब मैं नेक्स्ट में आपसे मिलूँगा तो डेफिनेटली इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे. उम्मीद करता हूँ जो बात आज मैंने आपसे कही है वो आपको समझ में आई होगी. एंड दिस बीइंग द वेरी फर्स्ट क्लास, मैंने आपको सब कुछ समझाया एंड आई कैन एश्योर यू कि जब हमारी आप क्लासेस ऑप्ट कर लेंगे, चाहे वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर है, ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, जो भी और पेपर है, आपको मॉड्यूल्स, स्कैनर्स कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा दैट विल इंक्लूड एवरीथिंग. सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है. अगर आपको लिखने में अभी तक प्रॉब्लम आती थी तो उसका भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैसे अपने वर्ड्स में ड्राफ्ट करके लिखना है, ये सारी बातें हम करेंगे. एंड thank you so much once again for watching, and thank you so much for choosing Shantanu and Dana Academy. All subjects available for CS Executive and CS Professional under the old syllabus as well as new syllabus. Thank you.